अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ सुन सकते होंगे। अ, कल जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने जो है तो बाइंडिंग एनर्जी का टॉपिक कंप्लीट किया था और उसकी एक वर्कशीट भी कंप्लीट की थी जो कि शायद वर्कशीट नंबर 36 थी। और हमने जैसे कि डिस्कस किया था, मैं अगर आपको दिखा सकूं लास्ट लेक्चर, हमने मंडे को जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो मंडे को नहीं बल्कि एक्चुअली हाँ मंडे को स्टार्ट किया था। तो मंडे का टॉपिक जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो टॉपिक है चैप्टर इसमें बेसिकली दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में जो है हमें बाइंडिंग एनर्जी करनी है और बाइंडिंग एनर्जी करने के बाद हमने वर्कशीट नंबर 36 की थी। तो बाइंडिंग एनर्जी भी हम कर चुके हैं और वर्कशीट नंबर 36 भी हम कर चुके हैं। और अब जो इसका दूसरा हिस्सा है वो रेडियो एक्टिव डिके का हिस्सा है। और वो रेडियो एक्टिव डिके का हिस्सा करने के बाद हम वर्कशीट नंबर 37 जो है वो इंशाल्लाह ताला करेंगे। ठीक है। तो आज की जो क्लास है उसमें हम ये अपना जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो पार्ट बेसिकली रेडियो एक्टिव डिके का पार्ट है। ठीक है जी। तो अब हम जो है वो रेडियो एक्टिव डिके का जो पार्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है रेडियो एक्टिव डिके। सबसे पहली बात तो है कि हम रेडियो एक्टिव डिके कहते किसे हैं। रेडियो एक्टिव डिके का मतलब ये होता है कि रेडियो एक्टिव डिके मीन्स at least one form of radiation is emitted from an unstable nucleus। यानी कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस से कम एक फॉर्म ऑफ रेडिएशन रिलीज हो जैसे हम रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बचपन में पढ़ा था अल्फा डिके, यानी कि किसी न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं। या हमने पढ़ा था बीटा डिके, यानी किसी अनस्टेबल न्यूक्लियस में से बीटा रेडिएशन निकल रही है। हमने पढ़ा था गैमा डिके, यानी कि किसी अनस्टेबल न्यूक्लियस से जो है गैमा रेडिएशन निकल रही है। कोई सी भी रेडिएशन निकले, अल्फा निकले, बीटा निकले, गैमा निकले, इन कम से कम कोई एक फॉर्म ऑफ रेडिएशन रिलीज हो अगर न्यूक्लियस से तो हम उसे रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। ये बताएं कि आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? असल में आज मैं बाहर बैठा हुआ जरा धूप भी खा रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, तो जरा बाहर जा रहे थोड़ा सा शोर होता है इस वजह से। आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर। आवाज आ रही है सर, चलो ठीक। तो रेडियो एक्टिव डिके का मतलब ये हुआ कि आपका जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है उसमें से कम कोई एक फॉर्म ऑफ रेडिएशन निकलना चाहिए। चाहे वो अल्फा रेडिएशन हो, चाहे वो बीटा हो, चाहे गैमा हो, बट एटलीस्ट वन फॉर्म ऑफ रेडिएशन शुड बी emitted फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो उसको हम रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो रेडियो एक्टिव डिके का प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है, ये जो रेडियो एक्टिव डिके का प्रोसेस है इसके बारे में खास बात ये है कि इसमें दो प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर वन, ये प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होता है भाई? स्पॉन्टेनियस होता है। और दूसरा प्रोसेस जो है ये रैंडम होता है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रेडियोएक्टिव डिके इज स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम इन नेचर। यानी इसका जो नेचर होता है वो स्पॉन्टेनियस नेचर होता है और रैंडम नेचर होता है। अब इन दोनों बातों का मतलब क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्पॉन्टेनियस होने का मतलब ये है कि दिस प्रोसेस इज नॉट अफेक्टेड बाय any external environmental factor, for example temperature, pressure, humidity, etc. सबसे पहले आता है कि रेडियोएक्टिव डिके का जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस इन नेचर है। स्पॉन्टेनियस इन नेचर होने का मतलब ये है
जो रेडिएटिव डिके का प्रोसेस है वो किसी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर से अफेक्ट नहीं होता। जैसे टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाए तो रेडिएटिव डिके अपने हिसाब से होता रहेगा, प्रेशर कम ज़्यादा हो जाए रेडिएटिव डिके अपने हिसाब से होता रहेगा। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाए, बारिश हो जाए, धूप निकल आए, सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, फिजा हो, बहार हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, रेडिएटिव डिके जो है उसका प्रोसेस जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर से अफेक्ट नहीं होता। इस चीज को हम क्या कहते हैं? इस चीज को हम कहते हैं कि ये इसका स्पॉन्टेनियस नेचर। इस चीज को हम क्या कहते हैं? ये इसका स्पॉन्टेनियस नेचर। रैंडम नेचर होने का क्या मतलब है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रैंडम नेचर होने का मतलब ये है कि जो आपका रेडियोएक्टिव डिके का प्रोसेस है, रैंडम होने का मतलब ये है कि हम कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इट कैन नेवर बी प्रेडिक्टेड which nucleus is going to decay next. However, its probability of decay can be predicted. इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर फर्स्ट करेंगे एक जगह रेडियोएक्टिव डिके हो रहा है, तो एक सैंपल उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं वो डिके कर रहे हैं। अब कौन सा सैंपल में से कौन सा जो है न्यूक्लियस अब डिके करेगा ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन किसी न्यूक्लियस के डिके करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई आप में से जितने लोग अभी क्लास ले रहे हैं इसमें से आधे लोग जो है वो मिड टर्म में फेल हो जाएंगे, तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन वो आधे लोग कौन से होंगे, कौन से लोग फेल होंगे ये कोई नहीं बता सकता। आपसे भी बता सकते हैं कि भाई इस बंदे की जो है फेल होने की 50% प्रोबेबिलिटी है, या इसका 76-30 का चांस है, या इसका 50-50 का चांस है। लेकिन कौन सा बंदा फेल होगा कौन सा पास होगा ये तो वक्त ही बताएगा ना, तो ये अब कोई भी जो है प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ऐसे अगर हमारे पास एक सैंपल है उसमें बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों अरबों एटम्स हैं, तो नोबडी कैन प्रेडिक्ट किया देखो भाई ये एटम ने डिके किया अब अगला ये वाला एटम डिके करे। नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट, सिर्फ अल्लाह मियां को पता है। हाँ लेकिन हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, हम पॉसिबिलिटी बता सकते हैं कि भाई इस एटम के डिके करने की जो है 10% प्रोबेबिलिटी है, या अगले एक सेकंड में इसके डिके करने की जो है वो 5% प्रोबेबिलिटी है। और वो प्रोबेबिलिटी कैसे बताते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो रिटेक डिके का जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस इन नेचर होता है और रैंडम इन नेचर होता है। स्पॉन्टेनियस इन नेचर होने का मतलब ये है कि ये प्रोसेस जो है किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर से मुतासिर नहीं होता, जैसे कि टेम्परेचर है या प्रेशर है, ह्यूमिडिटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रैंडम इन नेचर होने का मतलब ये है कि आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा एटम जब डिके करेगा। किसी वक्त कोई सा भी एटम डिके कर सकता है, और किसी भी एटम के डिके करने की प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसकी हम जो है प्रोबेबिलिटी हम परसेंटेज में बता सकते हैं कि इतने परसेंट चांस है कि डिके करेगा अगले एक सेकंड में, या अगले एक दिन में, या अगले एक साल में। लेकिन कौन सा एटम कब डिके करेगा ये एग्जैक्टली कभी भी नहीं बताया जा सकता। ठीक है। तो रेडियोएक्टिव डिके का मतलब ये हुआ कि वो प्रोसेस जिसमें कम से कम कोई एक रेडिएशन रिलीज हो अनस्टेबल न्यूक्लियस से, अल्फा बीटा गामा तीनों में से कोई भी। और जो रेडियोएक्टिव डिके का प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस और रैंडम इन नेचर है। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है कि हम ये जो प्रोसेस है ये किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर से अफेक्टेड नहीं होता। और रैंडम नेचर का मतलब ये है कि रैंडम इन नेचर का मतलब ये है कि आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा जो है न्यूक्लियस अब डिके करेगा। आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि उसके डिके करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी। इसके अलावा आपने बचपन में एक चीज और पढ़ी थी जो कि शायद आपको याद हो, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हाफ लाइफ। ठीक है। हाफ लाइफ को हम शो करते हैं टी, टी के नीचे छोटा सा हम सबस्क्रिप्ट में हाफ बना देते हैं, तो दैट इज हाफ लाइफ। हाफ लाइफ के बारे में आप सबको पता है क्या होता है। हाफ लाइफ वो टाइम ड्यूरेशन होता है। ठीक है। हाफ लाइफ वो टाइम ड्यूरेशन होता है इन विच half of the parent nuclei in a sample of a radioactive material
डिके। हाफ लाइफ का मतलब क्या है? हाफ लाइफ का मतलब वो टाइम ड्यूरेशन है जिस टाइम ड्यूरेशन में जो है वो आधे पेरेंट एटम फ्रॉम अ सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल जो है वो डिके कर जाते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक सैंपल है, उस सैंपल में बहुत सारे जो है वो पेरेंट न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियाई का मतलब होता है अनडिकेड न्यूक्लियाई, यानी कि वो न्यूक्लियस जो कि डिके जिन्होंने नहीं किया होता। तो आपका वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें आपके सैंपल के जो है वो आधे जो अनडिकेड न्यूक्लियस हैं वो डिके कर जाते हैं। यानी कि अभी आपके पास एक सैंपल है, उसमें सारे एटम जो उनमें से अभी रेडिएशन नहीं निकली, रेडिएशन निकलना शुरू हो गई, यानी कि वो डिके करना शुरू हो गए। तो जितनी देर में आधे जो न्यूक्लियस हैं आपके सारे के सारे वो डिके कर जाएंगे, उतनी देर को हम क्या कहते हैं? उतनी देर को हम हाफ लाइफ कहते हैं। अब हाफ लाइफ जो किसी भी मटेरियल के लिए होती है ना, वो फिक्स होती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके अंदर कितने जो है वो मटेरियल की क्वांटिटी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल फर्ज करें कि हम बात करते हैं मटेरियल ए की बात करते हैं। मटेरियल ए का मतलब है कि ये कोई एलिमेंट है, ये कोई एटम है जो कि आपका जो है वो रेडियो एक्टिव है। ये मटेरियल ए है। अब ये मटेरियल ए का एक सैंपल है। इस सैंपल में जो है वो फर्ज करें बहुत सारे एटम्स है, बहुत सारे अनडिकेट न्यूक्लियस। और इसी मटेरियल का दूसरा सैंपल है, इसमें और बहुत ज्यादा जो है वो फर्ज करें कि अनडिकेट न्यूक्लिया है इसके अंदर। ठीक है, जो मटेरियल ये है, दोनों सेम मटेरियल्स हैं लेकिन सैंपल डिफरेंट है। इसमें फर्ज करें आपके पास जो है वो, लेट सपोज आपके पास जो है उसमें आपके पास जो है 12 बिलियन जो है वो अनडिकेट एटम्स हैं। ठीक है, इसमें फर्ज करें आपके पास 12 बिलियन अनडिकेट न्यूक्लिया है आपके पास। और इस वाले सैंपल में आपके पास जो है फर्ज करें 1200,000 बिलियन जो है वो अनडिकेट न्यूक्लिया है। ठीक है, दोनों सेम मटेरियल है। अब फर्ज करें कि अगर अगर फर्ज करें कि इन 3 आवर्स, 3 घंटों में क्या होता है कि अनडिकेट एटम जो रह जाते हैं या अनडिकेट न्यूक्लियाई जो रह जाते हैं, वो कितने रह जाते हैं? वहाँ पे रहते हैं 6 बिलियन रह जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके जो है वो अनडिकेट एटम्स जो है 3 आवर्स में 6 बिलियन रह जाते हैं, तो आपका सैंपल 12 बिलियन से क्या हो गया? 6 बिलियन हो गया, यानी कि आधे एटम्स आपके डिके कर गए। तो 3 आवर्स क्या कहलाएगा? ये 3 आवर्स जो है इस मटेरियल की हाफ लाइफ कहलाएगी। ठीक है, इस मटेरियल की क्या कहलाएगी भाई? इस मटेरियल की हाफ लाइफ कहलाएगी 3 आवर्स, क्योंकि 3 आवर्स में इसके सैंपल के जो है वो आधे एटम्स डिके कर रहे हैं। अब इसका जो ये वाला सैंपल है ना, इसमें भी यही होगा कि जब आप 3 घंटे गुजारेंगे, ठीक है, इन 3 आवर्स, तो इसमें भी 3 आवर्स के बाद क्या होगा? आपके जो लेफ्ट न्यूक्लियाई होंगे अनडिकेट न्यूक्लियाई, कौन सा रहे न्यूक्लियाई? अनडिकेट न्यूक्लियाई जो बचेंगे वो आधे बचेंगे। ये 1200,000 बिलियन थे ना, तो 1200,000 बिलियन का आधा कितना बनता है? 1200,000 बिलियन का आधा बनता है आपका 600,000 बिलियन। ठीक है, तो आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि किसी मटेरियल की जो हाफ लाइफ होती है ना, वो फिक्स होती है। यानी अगर एक मटेरियल की हाफ लाइफ 3 आवर्स है, तो किसी मटेरियल की हाफ लाइफ 3 आवर्स होने का मतलब ये है कि 3 आवर्स के बाद उसके सैंपल में जितने भी अनडिकेट एटम्स होंगे, अनडिकेट न्यूक्लियाई होंगे ना, वो आधे हो जाएंगे। अब वो जितने भी हों आधे हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर एक सैंपल है, उसमें 10 एटम्स हैं, तो एक हाफ लाइफ गुजरेगी तो वो 5 रह जाएंगे। अगर उस सैंपल में 10,000 एटम है, तो एक हाफ लाइफ के बाद वो 5,000 हो जाएंगे। अगर उसमें 10 बिलियन अगर एटम्स हैं, तो एक हाफ लाइफ के बाद वो 5 बिलियन हो जाएंगे। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सैंपल में कितने एटम्स हैं, आपकी हाफ लाइफ फिक्स रहती है। या जब एक हाफ लाइफ गुजरेगी, तो किसी भी मटेरियल के किसी भी सैंपल के जो अनडिकेट न्यूक्लिया है वो एग्जैक्टली हाफ हो जाएंगे। शर्त ये है कि मटेरियल चेंज हो, यानी मटेरियल की हाफ लाइफ फिक्स होती है। सारे मटेरियल की हाफ लाइफ सेम नहीं होती, इसलिए एक मटेरियल की हाफ लाइफ जो है उसके सारे सैंपल्स के लिए क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक, ये बात भी क्लियर है? सबको समझ में आ गई है बात? तो ये हमने कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर ली कि रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, और रेडियो डिके का स्पॉन्टेनियस या रैंडम इन नेचर होने का क्या मतलब है, और हाफ लाइफ क्या होता है। ठीक है, ये तो सब पुरानी बातें या आपने ओलेज में भी पढ़ी थी या ये इसमें भी पढ़ी थी। आप अगर आगे चलते हैं, अब अगर फर्ज करें कि एक
a sample of radioactive material contains an undecayed nuclei at t equals to 0। ठीक है, यानी कि आपका जो रेडियोएक्टिव मटेरियल है उसके जो है शुरू में आपके पास एन अनडिकेड न्यूक्लियाई थे जो कि अभी डिके होंगे शुरू। नाउ आफ्टर टाइम डेल्टा टी, आफ्टर टाइम डेल्टा टी, ठीक है, तो आपके जो टाइम टी गुजरेगा तो नंबर ऑफ एटम्स डिकेड फर्स्ट यानी कि डेल्टा एन एटम्स आपके डिके कर गए। शुरू में एन थे और अब डिके कितने कर गए, डेल्टा एन कर गए। देन जो आपका डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी है, नेगेटिव डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका रेट ऑफ डिके कहलाएगा। ठीक है, अब इस बात को समझे अच्छी तरह से। देखिए रेट ऑफ डिके का जो टेक्निकली मतलब बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, रेट ऑफ डिके का टेक्निकली मतलब ये बनना चाहिए कि एक सेकंड में कितने एटम डिके कर रहा है। अब आपके जो नंबर ऑफ एटम्स डिके किए हैं वो कितने हैं, वो डेल्टा एन है, और कितने टाइम में डिके किए हैं, डेल्टा टी में। तो पर सेकंड जो आपके नंबर ऑफ एटम्स डिके किए वो कितने डिके किए, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका डेल्टा एन हमेशा नेगेटिव में आएगा, क्योंकि आपके नंबर ऑफ एटम्स जो अनडिकेट हैं वो हमेशा डिक्रीज होंगे, कभी भी इंक्रीज नहीं होंगे। तो नेगेटिव का साइन जो बेसिकली डिक्रीज को शो कर रहा है। तो अब जब माइनस डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी लिखेंगे तो ये आपके नंबर ऑफ एटम्स डिकेट पर यूनिट टाइम होगा, यानी कि बेसिकली ये क्या हो गया, बेसिकली आपका रेट ऑफ डिके हो गया, हो गया रेट ऑफ डिके। एंड अब ये जो रेट ऑफ डिके है, ये रेट ऑफ डिके जो है ये डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अनडिकेट एटम्स। यानी कि इनिशियली आपके जितने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स अनडिकेट होंगे आपका रेट ऑफ डिके उतना ज्यादा होगा। इस बात को जरा समझने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर हमने दो सैंपल लिए थे सेम मटेरियल के, एक सैंपल में 12 बिलियन जो है वो एटम्स थे, एक में 1200,000 बिलियन एटम थे। दोनों को हमने सेम टाइम दिया 3 आवर्स का 3 आवर्स का। लेकिन इसमें जो एटम्स डिके किए वो कितने डिके किए, 6 बिलियन, और उसमें कितने एटम्स ने डिके किया, 600,000 बिलियन। तो दोनों मटेरियल सेम है, दोनों मटेरियल सेम है, दोनों की हाफ लाइफ सेम है, लेकिन दूसरे वाले मटेरियल के जो है वो 3 घंटे में 600,000 बिलियन एटम ने डिके किया, और पहले सैंपल के जो है 3 घंटे में सिर्फ 6 बिलियन एटम ने डिके किया। तो उसकी वजह क्या है, इसकी वजह बहुत आसान, इसकी वजह यह है कि जो पहला वाला सैंपल था उसमें नंबर ऑफ एटम्स कम थे, 12 बिलियन थे, तो वहां से डिके करके 6 बिलियन रह गए। और जो दूसरा सैंपल था उसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा थे, 1200,000 बिलियन थे, तो जब वो आधे एटम ने डिके किया तो 600,000 एटम ने डिके किया। इसका मतलब ये हुआ कि जिस सैंपल में ज्यादा एटम्स होंगे उसमें डिके भी ज्यादा तेजी से होगा, क्योंकि आपको सेम पीरियड ऑफ टाइम में यानी कि सेम हाफ लाइफ में ज्यादा एटम्स को डिके करना होगा। तो लिहाजा जो आपका रेट ऑफ डिके है वो आपके नंबर ऑफ एटम्स के, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने ज्यादा आपके पास एटम्स होंगे अनडिकेट शुरू में, आपका रेट ऑफ डिके उतना ज्यादा होगा। ठीक है, अब जो रेट ऑफ डिके है आपका, जो आपका रेट ऑफ डिके है जिसको आप जो है माइनस डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी से शो कर रहे हैं, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, और वो नाम क्या है, वो है एक्टिव। क्या नाम है भाई, वो एक्टिविटी। रेट ऑफ डिके को आप एक्टिविटी भी कह सकते हैं, और एक्टिविटी को आमतौर पर हम कैपिटल ए से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, कैपिटल ए से। ठीक है, आपका जो रेट ऑफ डिके है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अनडिकेट एटम, यानी कि ओरिजिनल आपको जितने नंबर ऑफ एटम्स अनडिकेट होंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर अगर आप जो है वो अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करके इक्वालिटी का साइन लाना चाहें तो कांस्टेंट चाहिए होगा, और जो कांस्टेंट लगता है वो कांस्टेंट होता है लैम्डा। अब जो कांस्टेंट लगता है वो कांस्टेंट क्या होता है, लैम्डा।
और लैम्डा यहाँ पर क्या कहलाता है, लैम्डा यहाँ पे कहलाता है डीके कांस्टेंट, यानी कि लैम्डा बेसिकली यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और ये क्या कहलाता है, ये डीके कांस्टेंट कहलाता है। एक सेकंड रुकिएगा जरा। तो यहाँ पे जो लैम्डा है वो बेसिकली क्या कहलाता है, लैम्डा यहाँ पर डीके कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। लैम्डा यहाँ पर डीके कांस्टेंट कहलाता है, और वो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अगर आप डीके कांस्टेंट को लैम्डा को सब्जेक्ट बनाएं तो बराबर होगा किसके, माइनस डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा एन, ठीक। और उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके, प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके पर यूनिट टाइम, ठीक है। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके पर यूनिट टाइम। प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके पर यूनिट टाइम का मतलब ये है कि किसी एटम के 1 सेकंड में डीके करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके पर यूनिट। इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके पर यूनिट टाइम कहते हैं। अगर हम इसके एसआई यूनिट निकालने चाहें तो देखें, नंबर ऑफ एटम्स की कोई यूनिट नहीं होती, नंबर ऑफ एटम्स की कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन टाइम की यूनिट होती है, और वो क्या होती है, सेकंड, ठीक है। इसकी जो एसआई यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, इसका एसआई यूनिट बनेगी सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो इसका एसआई यूनिट क्या बनेगी, इसका एसआई यूनिट बनेगी सेकंड इनवर्स बनेगी। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके है, यानी कि लैम्डा, जिसे आप डीके कांस्टेंट कहते हैं, तो डीके कांस्टेंट बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके कहलाता है। और डीके कांस्टेंट की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, डीके कांस्टेंट की एसआई यूनिट जो है वो सेकंड इनवर्स होती है। हम दूसरी यूनिट भी यूज करेंगे, डे इनवर्स और आर इनवर्स और मिनट इनवर्स और ईयर इनवर्स, सब कुछ होगी, लेकिन एसआई यूनिट बहाल क्या होगी, सेकंड इनवर्स। जिस तरह टाइम की यूनिट सेकंड भी है, मिनट भी है, आवर्स भी है, लेकिन एसआई यूनिट सेकंड है। ऐसे ही डीके कांस्टेंट की यूनिट जो है वो किसी भी टाइम की यूनिट को आप इनवर्स में ले लें, वो डीके कांस्टेंट की यूनिट बन जाएगी। एसआई यूनिट टाइम जो सकती है, तो डीके कांस्टेंट की क्या होगी, सेकंड इनवर्स होगी। अब चूंकि रेट ऑफ डिके जो है डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी वो बराबर है लैम्डा एन के, लेकिन जो आपका डिके कांस्टेंट है इट इज आल्सो नोन एज एक्टिविटी। आपका जो रेट ऑफ डिके इट इज आल्सो नोन एज एक्टिविटी। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा एन। अब ये जो एक्टिविटी है इसका मतलब है रेट ऑफ डिके। तो इसकी जो यूनिट होती है जो हम यूज करते हैं, इसकी यूनिट आमतौर पर हम यूज करते हैं, और वो यूनिट कहलाती है बैक्यूरल। क्या कहलाती है, बैक्यूरल। इसकी जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं एक्टिविटी की, वो यूनिट क्या कहलाती है, एक्टिविटी की यूनिट कहलाती है बैक्यूरल। बैक्यूरल बेसिकली साइंटिस्ट था हेनरी बैक्यूरल, जिसने 1896 में जो है वो रेडिएशन का, इसका रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस जो है डिस्कवर किया था बाय एक्सीडेंट। उसके नाम पर हमने एक्टिविटी यूनिट रखी है बैक्यूरल। अब इस बैक्यूरल का मतलब क्या है, देखें, वन बैक्यूरल का मतलब ये है कि वन रेडिएशन पर सेकेंड, यानी कि वन डिके पर सेकेंड, ये मतलब है वन बैक्यूरल का। 10 बैक्यूरल का मतलब क्या होगा, 10 बैक्यूरल का मतलब होगा 10 डिकेज पर सेकेंड। 10⁶ बैक्यूरल का मतलब क्या होगा, 10⁶ बैक्यूरल का मतलब होगा 10⁶ डिके पर सेकेंड। बैक्यूरल का मतलब है एक्टिविटी की यूनिट, और वन बैक्यूरल का मतलब है कि 1 सेकेंड में 1 डिके हो, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब देखें, हमें पता है कि जो आपका रेट ऑफ डिके है, यानी कि माइनस डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी, वो बराबर है किसके, बराबर है लैम्डा एन। और यहाँ पर जो है वो आपके लैम्डा का मतलब क्या है, लैम्डा का मतलब आपका डिके कांस्टेंट है, एन का मतलब है नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी माइनस मतलब है रेट ऑफ डिके। हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब ये बात ध्यान में रखेंगे, इंटीग्रेशन जो है इट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। कैलकुलस जो है वो आपका पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन जो है वो करके दिखानी नहीं होगी। अलबत्ता यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो ये निकलेगा
कि आपका जो n आएगा वो बराबर आएगा किसके बराबर आएगा, n नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी के बराबर। और आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने के बाद जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वही बनेगा कि n बराबर आएगा आपका n नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी। अभी इंटीग्रेट कैसे हुआ ये आपका हेडेक नहीं है, ना आपको उसको जानने की जरूरत है, ना आपको कोई जरूरत है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूले में हर चीज का मतलब क्या है। लेकिन इस फॉर्मूले में एन नॉट का मतलब क्या है, एन नॉट का मतलब है आपका नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई एट टाइम इक्वल्स टू 0। यानी कि शुरू में जब आप ये प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे तो उस वक्त आपके पास नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई होंगे, वो क्या होंगे, एन नॉट होंगे। एन का मतलब क्या होगा, एन मतलब होगा नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई एट टाइम इक्वल्स टू, टाइम टी गुजरने के बाद जो आपके पास अनडिकेट एटम्स बचेंगे वो एन होंगे। जबकि लैम्डा का मतलब वही है आपका, और लैम्डा का मतलब क्या है आपका, लैम्डा का मतलब आपका डीके कांस्टेंट है। ठीक है, लैम्डा का मतलब क्या है आपका, लैम्डा का मतलब आपका डीके कांस्टेंट। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए आपको जो है एक्सपोनेंट जो है सॉल्व करना आना चाहिए। अब जो एक्सपोनेंट होता है सब ई कहते हैं, ये सारे मैथ्स वालों को तो आइडिया होगा किस तरह से यूज होता है, लेकिन जो नॉन मैथ्स वाले हैं उनको ज़रा थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो उस प्रॉब्लम को मैं ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखें आप इसके बहुत तफसील में ना जाएं, अगर कहीं पे ई की पावर फर्स्ट करें एक्स लिखा हुआ है तो उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट को हम ऐसे करेंगे कि आपके कैलकुलेटर में सब लोग चेक करें ज़रा, आपके कैलकुलेटर में एक या तो ई की पावर एक्स का ऑप्शन दिया हुआ होगा, या अगर आप ऐसे करें कि आप शिफ्ट का बटन दबाएं, शिफ्ट के बाद अगर आप एल एन का बटन दबाएं तो ई की पावर खुद ब खुद आ जाएगी। उस पर ये इस तरह से आ जाएगी, ब्लिंक करती हुई ब्लैंक आ जाएगी। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे ई की तो ई की पावर है। फॉर एग्जाम्पल आप सब लोग अपने अपने कैलकुलेटर निकालें और ई की पावर -2.4 कैलकुलेट करके बताएं कितना आ रहा है जल्दी से। स्पेशली वो लोग जो कि मैथ्स नहीं पढ़ते या वो लोग जो मैथ्स पढ़ते हैं तो इन्हें उनका मैथ्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता। तो दोनों तरह के लोग जो है फौरन मुझे कैलकुलेट करके बताएं कि ई की पावर -2.4 कितना आ रहा है। सर 0.091। सब लोग कैलकुलेट करें इसको, जरा मैं चाह रहा हूँ कि सब लोग इसको कैलकुलेट करना सीखें। हाँ सब लोग जरा इसको कैलकुलेट करें, स्पेशली वो लोग जो कि मैथ्स नहीं पढ़ते हैं, बायो वाले जो हैं। ऑलराइट, तो आप कैलकुलेटर से जब इसको कैलकुलेट करेंगे बकौल आप लोग इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.091 आ रहा है इसका। ठीक है, अच्छा ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका एल एन से बड़ा गहरा ताल्लुक, इसका एल एन से गहरा ताल्लुक ये है कि अगर आप ई की कोई पावर है और ई की कोई पावर का आप एल एन निकालें तो मैथमेटिकली ये पावर के बराबर। यानी फर्ज करेंगे अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ जाए एल एन ई की पावर -2.4 तो ये बराबर होगा -2.4। या मेरे को एक्सप्रेशन आ जाएगी एल एन ई की पावर एक्स प्लस वाई, ये आंसर किसके बराबर होगा, एक्स प्लस वाई के बराबर। जब ई की पावर का आप एल एन लेते हैं तो जो भी ई की पावर होती है वो आपका आंसर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई अगर फर्ज करें कि हमारे पास एक सिचुएशन है और सिचुएशन ये है कि हमारे पास जो है वो -5.4 बराबर ई की पावर एक्स प्लस 2 के बराबर। तो मुझे यहाँ पर जो है एक्स मालूम करना है तो मैं क्या करूँ, अगर मुझे एक्स मालूम करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा दोनों तरफ एल एन लूँ। तो एल एन -5.4 बराबर होगा एल एन ई की पावर एक्स प्लस 2। अब मुझे जरा बताएं कि एल एन -5.4 कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी बताएं, वक्त कम सर है मैथ पास। एरर होता है, सर एरर एल होता एन है, एल -5.4।
मैच आ रहा है, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, किस लिए वो आ रहा है? चलो कोई छोटी वैल्यू ले लो। नहीं सर, माइनस में नहीं लेते एलएन, प्लस में लेते हैं। एलएन आपका जो है माइनस में, चलो प्लस में ले लो आप, इसको प्लस कर लो 5.4, ठीक है। एलएन 5.4 कितना आ रहा है जरा बताओ। हाँ एलएन 5.4 कितना आ रहा है, खुदा के लिए कैलकुलेटर का बटन दबाना है बस 1.69। यार। 1.69, तो एलएन 5.4 आ गया 1.69। यहाँ पर एलएन जो ई की पावर होती है वही पावर हमारा आंसर हो जाती है कि एक्स प्लस 2 हो जाएगी। अच्छा 2 को आप लेफ्ट पर लेकर आएंगे तो 1.69 माइनस 2 हो जाएगा एक्स, यानी कि एक्स आपका बराबर हो जाएगा -0.31 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ई की पावर को एलएन को सॉल्व करना आना चाहिए, तो आगे आपका काम चल पाएगा। और इस फॉर्मूले को हम एक जगह यूज करके देखते हैं। फर्स्ट करने छोटा सा सवाल है, सवाल ये है कि a sample contains 3.2 exponent 21 undecayed nuclei, ठीक है। The decay constant is 2.1 exponent -6 seconds. Calculate after 2.5 hours, ठीक है। तो 2.5 आवर्स के बाद आपके पास कितने अनडिकेट न्यूक्लियाई बचेंगे ये आपको मालूम। देखें आपके पास जो 3.2 एक्सपोनेंट 21 न्यूक्लियाई थे, आपके इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे, जिसको आप एन नॉट कहते हैं। 3.2 एक्सपोनेंट 21 आपके इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। डिके कांस्टेंट आपको दिया हुआ है लैम्डा, और डिके कांस्टेंट कितना दिया हुआ है 2.1 एक्सपोनेंट -6 सेकंड इनवर्स। कह रहे कि हाउ मेनी अनडिकेट एटम्स आर लेफ्ट, यानी कि फाइनल नंबर ऑफ अनडिकेट एटम्स आपको मालूम करने 2.5 आवर्स के बाद। टाइम आपको दिया हुआ है 2.5 आवर्स के बाद कितने अनडिकेट एटम्स बचेंगे आपको मालूम करना है। चलो इसको जरा फटाफट आप लोग सॉल्व करें जल्दी से। इसको सॉल्व करके बताएं सब लोग जल्दी से शाबाश। सर टाइम को सेकंड में करना है। पहले आप सॉल्व कर फिर मैं बताता हूँ अभी। सर 3.14 into 10⁻21। अच्छा भी देखें, जब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको एक दो बातों का ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पे क्या हो गया इसको,
एक मिनट रुक यार, इधर मसला हो रहा है कुछ। देखने के बाद मैं डिस्कनेक्ट हो गया शायद। ऑलराइट, ये आ गया क्वेश्चन हमारा। अच्छा भी देखिए, मैं ये कह रहा था कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जब आप यूज करेंगे, जिसमें लिखा है कि n बराबर है n नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी। तो फॉर्मूले में जो ये चीज है ना, लैम्डा और टी, इसमें लैम्डा और टी की यूनिट जो है ना, वो आपस में मैच करना चाहिए। यूनिट आपस में मैच करने का मतलब ये है कि अगर लैम्डा आपको सेकंड इनवर्स में दिया हुआ है तो टाइम सेकंड में होना चाहिए। अगर लैम्डा आपको आर इनवर्स में दिया हुआ है तो टाइम आवर्स में होना चाहिए। लैम्डा अगर आपको मिनट इनवर्स में दिया हुआ है, टाइम मिनट में होना चाहिए। अगर लैम्डा आपको फर्स्ट करें इन्होंने डे इनवर्स में दिया हुआ है तो टाइम आपका डे में होना चाहिए। लैम्डा अगर इन्होंने आपको ईयर इनवर्स में दिया हुआ है तो आपका टाइम ईयर में होना चाहिए। यानी कि इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए सबसे पहली शर्त है, लाजमी शर्त है, कि आपका लैम्डा और टी जो है दोनों की यूनिट्स मैच होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखें डाटा में लैम्डा इन्होंने सेकंड इनवर्स में दिया हुआ है और टाइम उन्होंने आपको आवर्स में दिया हुआ है। तो दोनों यूनिट्स को मैच करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप 2.5 आवर को सेकंड में चेंज कर दें। कैसे? 60 × 60 से मल्टीप्लाई करके। तो जब आप 2.5 आवर को 60 × 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 72 और 90, 9000 बनेगा शायद। सही कह रहा हूँ ना? चेक करो, 2.5 × 60 × 60 9000 बनता है। जल्दी बताओ फटाफट। जी सर। 9000 सेकेंड्स। अब आप फॉर्मूला लगाएं। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला ये कहता है कि भाई n बराबर होता है n नॉट e पावर माइनस लैम्डा। ठीक है। अब n की वैल्यू आपको मालूम करनी है। n नॉट की वैल्यू आपको दी हुई है 3.2 एक्सपोनेंट 21 इंटू e की पावर है माइनस लैम्डा आपको दिया हुआ है 2.1 एक्सपोनेंट माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय t की वैल्यू आपको दी हुई है 9000। ठीक है। अब इसको अब आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? पहले आप 9000 को मल्टीप्लाई बाय माइनस 2.1 एक्सपोनेंट माइनस 6 करें। इसका जो आंसर आया उसका एक्सपोनेंट निकालें, एक्सपोनेंट फंक्शन, और जब उसके एक्सपोनेंट का आंसर आए तो उसको 3.2 एक्सपोनेंट 21 से मल्टीप्लाई कर दें। तो फटाफट कैलकुलेटर सॉल्व करके मुझे बताएं क्या आंसर आएगा इसका। जल्दी शाबाश। मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है इसका। 3.14 10⁻21। 3.14 एक्सपोनेंट 21 न्यूक्लियर। यानी कि 2.5 आवर्स के बाद जो है आपके 3.14 एक्सपोनेंट 21 न्यूक्लियर जो बचेंगे आपके। ठीक है। आई होप ये कुछ कुछ बात समझ में आई होगी आप लोगों के। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं।
चलें जी, ये क्वेश्चन आप लोग करें फटाफट, शाबाश, जल्दी से। आनंद खाना, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है और जल्दी करना है। आपको आंसर आया इसका? सर 29.93 डे इनवर्स। अच्छा, और कोई साहब या साहिबा आंसर लग लाएंगे तो बताएं। देखिए, इसमें आपको जो कह रहे हैं कि एक सैंपल में इतने अनडिकेट एटम्स हैं, यानी कि इनिशियल एटम्स हैं यहाँ पे, या नॉट है, और बाद में इतने रह गए, यानी कि ये क्या हो गया, ये आपका एन हो गया। इतने टाइम के बाद 1.9 आवर्स बाद ये टी हो गया। कह रहे हैं कि आप डिके कांस्टेंट निकालें लैम्डा, लेकिन लैम्डा आपको किस में निकालना है, डे इनवर्स। तो चूंकि आपको लैम्डा डे इनवर्स में निकालना है, तो आप टाइम को भी पहले डेज में चेंज करें। टाइम आपका 1.9 आवर है, इसको डे में चेंज करने के लिए 24 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1.9 को 24 से डिवाइड करें तो आपका आंसर डे में हो जाएगा। अगर इसका आंसर आता है क्या, 1.9 को डिवाइड बाय 24 करें तो क्या आता है, 1.9 को डिवाइड बाय 24 करें तो क्या आता है, 0.079। 0.079 डे इसका टाइम हो गया। एन नॉट आपको दिया हुआ है 3.1 एक्सपोनेंट 19, और एन आपको दिया हुआ है 2.9 एक्सपोनेंट 80। लैम्डा इज रिक्वायर्ड।
तो देखें n आपका बराबर होता है किसके, n बराबर होता है n नॉट e पावर माइनस लैम्डा t के बराबर होता है। तो n की वैल्यू आपकी है 2.9 एक्सपोनेंट 18, n नॉट की वैल्यू है 3.1 एक्सपोनेंट 19, e की पावर माइनस लैम्डा, और टाइम आपको दिया हुआ है 0.079। इसको आप इधर ले जाइए तो 2.9 एक्सपोनेंट 18 डिवाइड होगा किससे, 3.1 एक्सपोनेंट 19 से। यहाँ बचेगा e की पावर माइनस लैम्डा इंटू 0.079। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2.9 डिवाइडेड बाय 31 इक्वल्स टू e की पावर माइनस लैम्डा इंटू 0.079। दोनों तरफ ln लेंगे तो ln 2.9 डिवाइड बाय 31 बराबर होगा ln e की पावर माइनस लैम्डा इंटू 0.079। इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है लेफ्ट साइड का, 2.9 डिवाइड बाय 31 का ln क्या आ रहा है? 2.9 डिवाइड बाय 31 का ln बताओ तो जल्दी से कितना आ रहा है? -2.37। -2.37। और राइट साइड पे ln लेंगे तो e की पावर जो है वो आंसर आ जाएगा इनके माइनस लैम्डा इंटू 0.079। माइनस से माइनस कैंसिल, तो लैम्डा आपका बराबर होगा 2.37 डिवाइड बाय 0.079। इसका आंसर क्या आ रहा है? 2.37 डिवाइड बाय 0.079 का आंसर क्या आ रहा है? 2.37 डिवाइड बाय 0.079 का 29.99। 29.99। 30 कर लें इसको, 30.0 डे इनवर्स। ये आपका लैम्डा का आंसर आ गया 30.0 डे इनवर्स। ठीक है जी। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात और है वो ये कि चूंकि आपका जो माइनस डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ एटम्स के, ठीक है। और माइनस डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी जो बेसिकली एक्टिविटी होती है, तो एक्टिविटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ एटम्स के। तो चूंकि आपकी एक्टिविटी जो है नंबर ऑफ एटम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लिहाजा जो आपने फॉर्मूला बनाया है ना ये इंटीग्रेट करके, आपने फॉर्मूला बनाया है कि एन बराबर है एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी है। यहाँ पर आप एन की जगह ए लिख सकते हैं और एन नॉट की जगह ए नॉट लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो एन इज इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी होता है, तो यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी भी लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप नंबर ऑफ एटम्स की जगह जो है एक्टिविटी को भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वो आपके इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स और फाइनल नंबर ऑफ एटम्स है ना इस फॉर्मूले में, ऐसा आप इनिशियल एक्टिविटी और फाइनल एक्टिविटी को ले सकते हैं। लेकिन एक्टिविटी जो होती है वो बैक्यूरल में होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है यहाँ पर, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या कहलाती है? वो इम्पोर्टेंट चीज़ कहलाती है रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब क्या है? टी छोटा सा हाफ एंड डीके कांस्टेंट होता है लैम्डा। तो ये जो आपका डीके कांस्टेंट है लैम्डा और जो ये आपकी हाफ लाइफ है, इन दोनों में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है। इन दोनों में मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या होता है वो अब हम ड्राइव करने जा रहे हैं। ठीक है, हमें पता है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि एन इज इक्वल्स टू क्या होता है? एन इज इक्वल्स टू होता है एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। इस वक्त फिर रिकॉल करें, एन नॉट का क्या मतलब था? एन नॉट का मतलब था शुरू में कितने आइटम्स हैं आपके पास, और एन का मतलब है कि टाइम टी के बाद कितने आइटम रह गए आपके पास। और फर्ज करें कि इस एक्सप्रेशन में जो टाइम टी है उसको अगर हम हाफ लाइफ के बराबर ले लें, यानी कि हम इतना टाइम लें जितना हाफ लाइफ होता है, तो अगर टाइम हाफ लाइफ के बराबर गुजरेगा तो आपके पास जो नंबर ऑफ एटम्स बचेंगे एन, वो कितने बचेंगे? वो ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स के हाफ बचेंगे। हाँ, क्या ख्याल है? ये बात समझ में आई सब लोग?
देखिए तो एक्सप्रेशन में जो एन नॉट होता है वो होता है कि भाई शुरू में कितने एटम्स है आपके पास, तो शुरू में भी एन नॉट एटम थे। एन का मतलब क्या होता है कि टाइम टी, अगर मैं टाइम को हाफ लाइफ ले लूँ, अगर मैं टाइम को हाफ लाइफ के बराबर ले लूँ तो हाफ लाइफ के बाद कितने एटम बचेंगे, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स के आधे बचेंगे, यानी जो लेफ्ट ओवर अनडिकेड एटम्स होंगे एन, वो ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स यानी कि एन नॉट का हाफ होंगे। ठीक है, अब इन दोनों चीजों को यानी कि टी की जगह हाफ लाइफ और एन की जगह एन बाय एन नॉट बाय टू पुट कर देते हैं, तो एन की जगह आ जाएगा एन नॉट बाय टू इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा, और टी की जगह क्या आ जाएगा, टी की जगह हाफ लाइफ आ जाएगा, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल, तो आपका जो है वो ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू हाफ लाइफ बराबर होगा 1/2 के। दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेते हैं, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेंगे तो हो जाएगा 1/e की पावर माइनस लैम्डा टी हाफ, और फिर रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 हो जाएगा। जब आप किसी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाते हैं तो उसकी पावर माइनस हो जाती है, तो ई की पावर माइनस लैम्डा टी हाफ है ना, तो माइनस का माइनस क्या होगा प्लस, तो ई की पावर लैम्डा टी हाफ हो जाएगा बराबर होगा 2 के। ई को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, ई को खत्म करने के लिए दोनों तरफ ln लेते हैं हम, तो ln ई की पावर लैम्डा इंटू हाफ लाइफ बराबर होगा इसके ln 2 के, या फिर इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इंटू हाफ लाइफ बराबर होगा ln 2 के, या फिर हाफ लाइफ जो है वो बराबर हो जाएगी ln 2 डिवाइड बाय लैम्डा के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको हाफ लाइफ पता हो तो आप डीके कांस्टेंट बता सकते हैं, और डीके कांस्टेंट पता हो तो हाफ लाइफ बता सकते हैं। बाय द वे अगर आप कैलकुलेटर से ln 2 कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.693 आएगा ये। तो अब ln 2 की वैल्यू पुट कर दें तो आप ये भी कह सकते हैं कि हाफ लाइफ बराबर है किसके, 0.693 डिवाइड बाय डीके कांस्टेंट। इस एक्सप्रेशन का फायदा ये है कि अगर आपको डीके कांस्टेंट या हाफ लाइफ में से कोई भी एक चीज पता है तो आप जो है वो दूसरी चीज मालूम कर सकते हैं। अगर आपको हाफ लाइफ पता है तो आप डीके कांस्टेंट मालूम कर सकते हैं, अगर आपको डीके कांस्टेंट पता है तो फिर आप हाफ लाइफ मालूम कर सकते हैं। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती रहती है। हाफ लाइफ ऑफ अ सैंपल इज 4.5 आवर्स, ठीक है, 4.5 आवर्स if there are 2.1 exponent 20 undecayed nuclei, then what is activity? अब देखें तो थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है। एक सैंपल की हाफ लाइफ 4.5 आवर्स है, तो ये क्या हो गई हाफ लाइफ यानी कि टी हाफ हो गया। उसके अनडिकेड एटम्स कितने हैं 2.1 एक्सपोनेंट 20, तो बताएं कि उसकी एक्टिविटी कितनी है। अब देखिए इसमें इनिशियल और फाइनल का चक्कर नहीं है, जब इनिशियल और फाइनल का चक्कर नहीं होता तो आप सिंपली कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे एक्टिविटी के लिए, ये फॉर्मूला लगाएंगे, A is equals to लैम्डा। ई की पावर माइनस लैम्डा टी वाला फॉर्मूला कब लगाया जाता है, जब आप इनिशियल और फाइनल नंबर ऑफ एटम्स को कंपेयर कर रहे हो। यहाँ पर इनिशियल फाइनल की बात नहीं हो रही, एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, यानी कि सिर्फ एक ही नंबर ऑफ एटम्स हैं जो कि आपके एन है। अब ए बराबर है लैम्डा एन के, तो आपकी एक्टिविटी बराबर होगी लैम्डा एन के। लैम्डा कैसे आएगा, लैम्डा इस फॉर्मूले से आएगा, 0 पाएगा। प्रॉब्लम ये है कि जब एक्टिविटी मालूम करते हैं वो बैक्यूरल में होती है, और बैक्यूरल बेसिकली क्या होता है, बैक्यूरल होता है रेडिएशन पर सेकंड को आप बैक्यूरल कहते हैं, यानी कि एक्टिविटी आपकी पर सेकंड में होती है एक्चुअली, तो आपका लैम्डा भी फिर पर सेकंड में होना चाहिए, सेकंड इनवर्स में। तो आपको जो हाफ लाइफ यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पर आपको हाफ लाइफ दी हुई है आवर्स में 4.5 आवर्स, जिसको आप सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि आपको आंसर सेकंड्स में चाहिए, तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू 60 करेंगे, तो 4.5 को मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू 60 करो, कितना आता है भाई, जल्दी करो जरा फटाफट। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू 60,
सर 16,200 14,200 सेकेंड्स। ठीक है, आप लाइव हो गया। तो अब आप जो एक्टिविटी मालूम करना चाह रहे हैं वो बराबर है लैम्डा एन के, और लैम्डा बराबर है किसके 0.693 डिवाइड बाय हाफ लाइफ के। वैल्यूज पुट करेंगे तो हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाय हाफ लाइफ कितनी आई है 16,200, और नंबर ऑफ आइटम्स कितने थे आपके 2.1 एक्सपोनेंट 20। तो सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। 0.693 डिवाइड बाय 16,200 मल्टीप्लाई बाय 2.1 एक्सपोनेंट 20। जल्दी 8.98 10 raised to power 15. 8.98 इंटू 10 टू पावर, ठीक है। तो 4.5 आवर्स के बाद इसके जब वो 8.98 एक्सपोनेंट 15 निकले जो बचेंगे आपके, नहीं सॉरी, इसकी जो एक्टिविटी है मैंने गलत लिख दिया, इसकी जो एक्टिविटी है वो 8.98 एक्सपोनेंट 15 बैक्यूरल है, क्योंकि एक्टिविटी तो बैक्यूरल में नापते हैं ना। और एक्टिविटी बैक्यूरल में इसलिए आई क्योंकि आपने टाइम सेकंड्स में किया। अगर आप टाइम सेकंड्स में नहीं लेते ना तो फिर एक्टिविटी गलत आती है, यानी कि बैक्यूरल में नहीं आती फिर। ठीक है जी। तो ये हमने जो है रेडियोएक्टिव डीके के ऊपर बड़ी तफसील से बात की, इसके डिफरेंट फॉर्मूले भी ड्राइव किए। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप लोगों की क्लास वैसे 11:30 तक होती है आज, लेकिन आज आपकी कंप्यूटर की क्लास होती है कुछ बच्चों की, जिसकी वजह से हमें 11 बजे क्लास खत्म करना पड़ती है वेडनेसडे को। तो मंडे क्लास हम 11:30 तक लेते हैं, लेकिन वेडनेसडे क्लास हम 11 o'clock खत्म करते हैं बिकॉज ऑफ योर कंप्यूटर क्लास। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। अब आप लोगों को करना ये है कि एक काम लाजमी करना है आप लोगों को, और वो काम ये करना है कि आज का दिन है वेडनेसडे, आप लोगों को परसों तक, कब तक, परसों तक, बाय फ्राइडे, और फ्राइडे को होगी 15 जनवरी 2021। बाय फ्राइडे आप लोगों को दो काम कर लेने, एक तो आपको असाइनमेंट नंबर 18 कंप्लीट कर लेनी है। कौन सी असाइनमेंट? असाइनमेंट नंबर 18, और प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 18, ये दो चीजें कंप्लीट कर लेनी है। असाइनमेंट नंबर 8 सॉल्व करके आप इसको जो है अपलोड कर देंगे। ठीक है, और गूगल क्लासरूम पे कैसे अपलोड करेंगे, जैसे आपने एग्जाम का पेपर अपलोड किया था वैसे आप गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट नंबर 18 जो सबमिट कर देंगे फ्राइडे। फ्राइडे जो है लास्ट डेट है, लाजमी आपको सबमिट करानी है। फ्राइडे रात 12 बजे के बाद जो है अगर आप सबमिट कराएंगे तो वो फिर उसको बेकार है, फिर वो चेक नहीं होगी। और ये बात मैं क्लास में बता रहा हूँ और ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, मैंने लेक्चर में लिख भी दिया है। अब मुझे ये ड्रामेबाजी नहीं चाहिए कि सर मुझे असाइनमेंट नहीं मिली थी, सर मेरे पास असाइनमेंट नहीं थी, सर मुझे पता नहीं चला, सर मेरी असाइनमेंट चेक नहीं हुई। ऐसा कुछ नहीं होगा। फ्राइडे तक आप सबमिट कराएंगे तो चेक होगी, फ्राइडे तक आप सबमिट नहीं कराएंगे तो चाहे आप शाहरुख खान हो, चाहे आप सलमान खान हो, चाहे आप कतरीना कैफ हो, आपकी असाइनमेंट चेक नहीं होगी, उस पर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो फ्राइडे तक आप लाजमी जो है, फ्राइडे रात 12 बजे तक आप लाजमी असाइनमेंट जो है सॉल्व करके उसकी तस्वीर लेके, जैसे आपने एग्जाम के पेपर अपलोड किए थे गूगल क्लासरूम पर, बिल्कुल वैसे इसको अपलोड कर देंगे। और प्रैक्टिस एक्सरसाइज 18 आप कंप्लीट सर कर लेंगे। आपका कोड, क्या सर चीज? क्लासरूम कोड आपके ग्रुप पे, वो जो एग्जाम दिया था उसी ग्रुप पे भेजना है या हाँ, किसी और ग्रुप मैं पे? अभी कॉलेज वाले को बोल देता हूँ, वो आपको ग्रुप पर डिटेल शेयर कर देंगे किस तरह से इसको अपलोड करना है। आप लोग उसको सॉल्व करना शुरू करें, अपलोड करना शुरू नहीं है, वो आपको मिस उमेरा जो गाइड कर देंगे आप लोगों को। ठीक है, हाँ मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, आप दी साहब क्लास सर खत्म आज कर की रहा सर ये हूँ। पीडीएफ भेज प्रैक्टिकल देगा। एक्सरसाइज भी करनी है, जी भाई, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी करनी है साथ अपलोड। नहीं प्रैक्टिस एक्सरसाइज अपलोड ना करें, वो तो बस आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए है ना, वो तो उसके तो आंसर्स दिए हुए हैं आखिर में बुक में। असल जो आपको अपलोड करनी है असाइनमेंट 18 करनी है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको नेक्स्ट वीक टेस्ट देना है ना, टेस्ट नंबर 18। तो अपना असाइनमेंट और प्रैक्टिस एक्सरसाइज दोनों की भी होगी तो टेस्ट दे पाएंगे ना फिर आप, इसलिए। असाइनमेंट नंबर 18 जो है वो आप लोग करके इसको अपलोड कर दीजिए। ठीक है, बाय फ्राइडे। और अपलोड करने में कोई इशू है तो गूगल क्लासरूम की मैं आपको गाइडेंस अभी दिलवा देता हूँ मिस सुमेरा से, वो ग्रुप पे शेयर कर देंगे। ठीक है, जैसे ये थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक फिर, बल्कि संडे को मिलते हैं, संडे को पीटीएम भी तो ना आप लोग की माशाल्लाह से, संडे को मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।